आज बात महामारी के महा अटैक की, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब पूरे देश में लॉकडाउन लगता ही जा रहा है। यूपी के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा ही दिया गया है। ये खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश में नए केस 1.25 लाख के पार जा चुके हैं। 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश का लखनऊ कोरोना का नया केंद्र बनता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना काल में हर दिन बढ़ रहे खतरे को भांपिए। महामारी का महाअटैक। उत्तर प्रदेश में कोरोना की लहर। शहर शहर वायरस का कहर। 8 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। अब घर में रहना होगा क्या? नहीं तो कोरोना कर देगा अटैक। पूरा देश कोरोना के वायरस की जद में आ चुका है। बीमारी का साया पूरे देश पर मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,26,789 केस सामने आ चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की मौत हो चुकी है। खतरे की घंटी बज रही है। आधे हिंदुस्तान पर लॉकडाउन का साया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जिन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है उनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बरेली शामिल हैं। यहां अब रात को अगर आप घर से निकले तो दोबारा घर नहीं जा पाएंगे। देश में लगातार एक बार फिर कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर। हम इस समय आपको दिखाते हैं कि ये रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा है, जहां से जो यात्री आते हैं यहाँ से अंदर एंटर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सैनिटाइजर मशीन दिखाते हैं आपको। यहाँ पर सैनिटाइजर मशीन यहाँ पर लगी हुई है। अगर इसे देखें तो देखिए, इसमें सैनिटाइजर मशीन तो यहाँ पर है, लेकिन सैनिटाइजर यहाँ पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसे रेलवे विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर है। वहीं जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए कि यहाँ सैनिटाइजर की यहाँ क्या स्थिति है, आप कुछ बताइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगी जी मैडम, ये कब से यहाँ पर, मतलब कब से इसमें सैनिटाइजर नहीं है? मुझे जानकारी नहीं है। 1 मिनट आप पहले रुक जाओ। पहले मैं आपको ही बोल रही हूँ। कैमरा रोक लीजिए। मैं अपने डीओ को बुला। देखिए, इन्हें नहीं पता। इनका कहना है कि इन्हें नहीं पता। यहाँ पर जो ये लोग जा रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इसमें सैनिटाइजर मिला आपको? नहीं मिला। जी बिल्कुल नहीं मिला। यहाँ सुबह आए तभी नहीं देखे, मिला नहीं। और इस समय आ रहे हैं पेपर देके तभी नहीं मिला। राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। आज रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। लगातार जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए जिलाधिकारी ने गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लगाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो पुलिस है वो बैरिकेडिंग अभी से लगा रही है, तैयारी कर रही है। जिस तरह से जो रात में नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, उसको लेकर पुलिस अभी से मुस्तैद है, तैयारियां कर रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ रहे थे, कोविड ने एक बार फिर से यू टर्न लिया था, जिसको लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। बता दें कि इस नाइट कर्फ्यू में जितने भी इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी और चिकित्सक सेवाएं रहेंगी, उनको छूट दी गई है। और लगातार जिस तरह से जो कोविड के मामले बढ़े हैं, उसके देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। वाराणसी में आज रात 9 बजे से रात्रि कर्फ्यू लगेगा। और आपको बता दें कि इस रात्रि कर्फ्यू में आम इंसान को बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। हालांकि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, इसके साथ ही जो वाहन है, जो सामान ले जाने वाले वाहन हैं, उनके लिए छूट होगी। लेकिन आम आदमी बिना वजह के शहर में सड़क पर घूमता दिखाई देगा तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और जो नियम है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि सभी निजी और सरकारी सेवाएं पूरी तरह से अब प्रतिबंधित, कहें कि ये खुलेंगे नहीं। और ये खास तौर पे अगर बात करें तो विद्यालयों के लिए है। और आपको बता दें
कि जो भी सड़क पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करता दिखाई देगा, प्रशासनिक कार्रवाई उस पर तय है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच कानपुर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही अब पुलिसकर्मी मास्क की चेकिंग करना शुरू कर चुके हैं। बड़े चौराहे पर हम मौजूद हैं कानपुर शहर के, और यहाँ पर देखिए लोग जो निकल रहे हैं बड़े बेफिक्र होकर के निकल रहे हैं, और अगर बेफिक्र होकर निकल रहे हैं तो अब पुलिस उन पर सख्त कार्रवाई करती दिख रही है। देखिए आपको दिखाएं, ये देखिए पुलिसकर्मी जो है मास्क भी दे रहे हैं और चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। आपको कागज़ दिखाएं, देखिए बाकायदा पूरा चालान भरा जा रहा है, और ये अपने बच्चे के साथ बाहर निकले हुए थे, मास्क नहीं लगाए हुए थे, और बड़े चौराहे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सख्ती पुलिस ने अपने स्तर से करना शुरू कर दिया है, और पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने साफ तौर पे कहा है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को पुलिस सख्ती के साथ पालन कराएगी, क्योंकि लोग नहीं मान रहे हैं। बेलगाम होते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस जब तक सख्ती नहीं दिखाएगी, लोग नहीं मानेंगे। यूपी में पिछले 24 घंटे में 8,490 नए केस सामने आए, जिसमें 2,369 केस अकेले लखनऊ से सामने आए। महाराष्ट्र में मुंबई, यूपी में लखनऊ कोरोना के विस्फोट का बड़ा केंद्र बन चुके हैं। वैसे ये आपकी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई उसके बाद तो ये होना ही था। लेकिन गनीमत है कि अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा है, क्योंकि अगर हम नहीं सुधरे तो पूरे दिन का लॉकडाउन लगते देर नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात गैंग्स ऑफ पूर्वांचल की, जहां दुश्मनी, अपराध और माफिया की ढेरों कहानी होती है। इसी कहानी का एक किरदार है मुख्तार अंसारी, जो इस वक्त बांदा की बैरक नंबर 16 में कैद है। लेकिन मुख्तार कैसे बना गैंग्स ऑफ पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन? देखिए इस रिपोर्ट। गैंग्स ऑफ पूर्वांचल। लैंड ऑफ खलनायक। पैसा, पावर और पॉलिटिक्स की अनटोल्ड स्टोरी। दुश्मनी, अपराध और माफिया की सबसे बड़ी कहानी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की धरती का वो हिस्सा है जहां दुश्मनी और अपराध की कहानियां हैं। ये माफिया और खलनायकों का वो अंडरवर्ल्ड है जिसके बारे में आज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जमीन पर पैदा हुआ पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन मुख्तार अंसारी। बांदा की बैरक नंबर 16 में कैद मुख्तार की मुख्तारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पूर्वांचल की धरती को कुरुक्षेत्र बना दिया। 1988 में पहली बार मुख्तार का नाम सच्चिदानंद राय हत्याकांड में सामने आया। यह हत्या जमीन के लिए की गई थी। हालांकि इस केस में मुख्तार पैसे और पावर के इस्तेमाल से बच गया, लेकिन इसके बाद जमीन पर कब्जा, शराब के ठेके और सरकारी ठेकों पर खुलकर कब्जा करना उसका शगल बन गया। और मुख्तार पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बन गया। जो उसके रास्ते में आया उसे हटा दिया गया। 90 के दशक में पूरे पूर्वांचल में मुख्तार के नाम की तूती बोलने लगी थी। एक तरह से मुख्तार का आतंक अपने चरम पर था, लेकिन तभी पूर्वांचल की जमीन पर ब्रिजेश सिंह का भी नाम सुनाई देने लगा। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ठीक वैसे पूर्वांचल में दो डॉन भी नहीं हो सकते थे। और फिर पूर्वांचल की जमीन पर शुरू हुआ गैंग वॉर। दरअसल गाजीपुर और मऊ के जिन सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी का एक छत्र अधिकार था, उन ठेकों पर ब्रिजेश सिंह ने कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन वर्चस्व की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, अब तक इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन कहानी मुख्तार अंसारी के पक्ष में तब झुक गई जब साल 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से चुनाव जीतकर मुख्तार अंसारी विधानसभा पहुंच गया। मुख्तार माफिया था, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो बाहुबली बन गया। इसके बाद मुख्तार ने अपने विरोधियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। मुख्तार के गुनाह की फेहरिस्त भी कुछ इसी तरह है।
मुख्तार अंसारी पर 24 थानों में 52 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार पर दर्ज मामलों में 18 हत्या के केस हैं। मऊ के केस में मुख्तार को फांसी हो सकती है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार पर 10 केस चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी पर 1988 में पहला केस दर्ज हुआ था। 2005 में हुई कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है मुख्तार अंसारी। आज मुख्तार पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से कई मुकदमों में मुख्तार पर फांसी की तलवार लटक रही। मुख्तार का अंत क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन एक राजनीतिक परिवार का ये लड़का कैसे बैड बॉय बन गया और कैसे सलाखों के पीछे से भी इसने खून की होली खेली, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। अच्छा, आमतौर पर लोग मजबूरी में अमूमन जुर्म का रास्ता चुनते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी ने सोची समझी रणनीति के तहत जुर्म का रास्ता चुना। क्योंकि मुख्तार जितना बदनाम है, उसके दादा, नाना, चाचा उतने नामदार, लेकिन मुख्तार ने सबका नाम मिट्टी में मिला दिया। दादा कांग्रेस अध्यक्ष, नाना महावीर चक्र विजेता, चाचा उपराष्ट्रपति, मुख्तार अपराधी। बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में कैद मुख्तार अंसारी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, अपहरण और जमीन पर कब्जे करने जैसे संगीन मामले हैं। लेकिन कम लोगों को पता है कि जुर्म की दुनिया का ये माफिया एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता है जिसका कभी गौरवशाली इतिहास रहा है। मुख्तार के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी फ्रीडम फाइटर थे और 1926 से 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिल्ली की एक सड़क का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार के दादा ही नहीं, नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान जेल में बंद माफिया मुख्तार के नाना थे, जिन्होंने 1948 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नवशेरा की लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान शहीद होने वाले सेना के सर्वोच्च अधिकारी थे। मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसे राजनीति विरासत में मिली, जिसके दादा नाना देश के सम्मानित लोग रहे, वो इस देश का सबसे बड़ा अपराधी बन गया। कैसे मुख्तार ने अपने नामचीन दादा और नाना का नाम मिट्टी में मिला दिया। कहते हैं मुख्तार कॉलेज के दिनों में क्रिकेट खेलता था, लेकिन वक्त बदला तो वो बैट की जगह बंदूक से खेलने लगा। लोग मजबूरी में जुर्म का रास्ता चुनते हैं, लेकिन मुख्तार ने सोची समझी रणनीति के तहत अपराध की दुनिया में कदम रखा। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट उसकी सनक थी। लेकिन जैसे हर अपराधी के पाप का घड़ा फूटता है, ठीक वैसे ही मुख्तार के पाप का घड़ा भी 2005 में फूटा। मुख्तार पिछले 15 सालों से जेल में बंद है, लेकिन अब तक उसने जो जेल काटी वो जेल के नाम पर भद्दा मजाक थी। दरअसल जेल उसके लिए अय्याशी का अड्डा था, जहाँ जेलर की नहीं, मुख्तार की मनमानी चलती थी। मुख्तार को विशेष सुविधा मुहैया कराने के आरोप में बांदा जेल के तत्कालीन एक डिप्टी जेलर का निलंबन, जेल अधीक्षक और कुछ अन्य कर्मचारी भी विभागीय कार्रवाई की जद में आए थे। और पंजाब की रोपड़ जेल में तो मुख्तार ने हद ही कर दी थी। जो मुख्तार के लिए जेल का होटल ज्यादा थी, लेकिन बांदा की बैरक नंबर 16 में मुख्तार के हर गुनाह का हिसाब होगा। क्या मुख्तार हर दिन हर रात यही सोचेगा कि बैट की जगह बंदूक को क्यों उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आज बंगाल में थे, जहां उन्होंने हुगली और हावड़ा में 3 रैलियों को संबोधित किया और ममता बनर्जी के गढ़ में जमकर ललकारा और गौकशी के मामले को पूरी तरह से सामने रखकर उन्हें जमकर घेरा। इस दौरान सीएम योगी ने ममता बनर्जी को उनका 10 साल पुराना वो वादा भी याद दिलाया, जो अब उनका नारा बन गया है। देखिए।
बंगाल की लड़ाई, योगी की चढ़ाई। दीदी के बंगाल में योगी की ललकार। माँ की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा माँ की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। ममता के 10 साल पुराने वादे पर योगी का नया दावा। पिछले 10 साल से ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज है और तीसरी बार हैट्रिक का ख्वाब देख रही हैं। लेकिन इस बार दीदी को उनके गढ़ में खोली चुनौती मिल रही है और ये चुनौती यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। पिछले 2 दिन से लगातार सीएम योगी बंगाल में दहाड़ते रहे, ममता दीदी को उनके गढ़ में ललकारते रहे। माँ सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है। योगी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की हुगली और हावड़ा जिलों में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि ममता बनर्जी ने 10 साल पहले जो वादा किया था वो आज नारा बनकर रह गया। मां की बात करती है दीदी, लेकिन दुर्गा मां की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करती है दीदी और गौ हत्या का समर्थन करती है दीदी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कोई गौ हत्या नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जेल के अंदर जाएगा। दुर्गा पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करने वाला जेल के अंदर जाएगा। मां सरस्वती के पूजन को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, करेगा तो जेल। लेकिन मां की बात करने वाली, अपने को बंगाल की बेटी कहने वाली ममता दीदी दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है। मां सरस्वती की पूजा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करती है और गौ हत्या का भी समर्थन करती है। इस दौरान महिला सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने ममता बनर्जी के दावे की पोल खोल दी। योगी ने कहा कि न आज महिलाओं के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम है और न ही लड़कियों के लिए शिक्षा और परिवहन का कोई इंतजाम है। आज वहां पे हताशा निराशा क्यों है? जहां के नौजवानों ने देश की स्वाधीनता के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया हो, वहां का नौजवान रोजी और रोजगार के लिए पलायन करने के लिए क्यों मजबूर है? हताश और निराश क्यों बैठा हुआ है? 10 वर्षों का कार्यकाल दिया था बंगाल की धरती ने दीदी को, लेकिन ममता दीदी, आपकी सहानुभूति कहीं नहीं दिखती है यहां के युवाओं के प्रति, यहां की बहन बेटियों के प्रति, यहां के किसानों के प्रति, यहां के विकास के प्रति। एक तरह से योगी ने ममता बनर्जी को उनके गढ़ में न सिर्फ ललकारा, बल्कि भाजपा की सरकार बनने पर क्या होगा इसका पूरा खाका खींच दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब चौथे चरण का मतदान होना है, जबकि चुनावों के नतीजे 2 मई को आएंगे। लेकिन उससे पहले
जोर आजमाइश की पूरी कोशिश हो रही है। भाजपा टीएमसी पर, टीएमसी भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।